Welcome back. PAC Unit Factory Acceptance Test. In this video, we will learn how to perform factory acceptance test in factory. So, we start one by one. What is factory acceptance test? It's nothing about a performance test of a 12 TR PAC unit. Okay, let's move. Using actual OEM fact reports, we will understand why this report is performed, how this test confirms that the equipment is designed which is actually delivering as per our design parameters. Before PAC is shipped to project site, the manufacturer performs a factory acceptance test. The purpose of FAT is to verify whether the unit is delivering cooling capacity, air flow, electrical parameters, control functions as per the approved technical data set. This minimizes the issues and ensure customer receive equipment that performs according to the design. So, as a consultant, what is our role? Our role is to design the equipments and we have to verify the parameters and the cooling tier as per our the design requirement. Now let's understand the test setup. This is laboratory simulator. Inside the chamber, heater banks generates heat to simulate heat produced by IT requires in the data center. जितना लोड हमने IT के लिए डिज़ाइन किया है, सेम ये जो नीचे में हीटर बैंक दिख रहा है, ये हीटर बैंक 42.2 किलोवाट का है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ. क्योंकि हमारे केस में जो PAC 12 टीयर का है, अगर आप उसको किलोवाट में चेंज करेंगे, इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 3.517 किलोवाट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 42.2 किलोवाट. सो वी हैव टू जनरेट अ लोड ऑफ 42.2 किलोवाट्स. चलो, ये तो हमारा हीटर हो गया. अब आगे चलते हैं. हीटर बैंक्स कंटिन्यूअसली जनरेट द हीट. कितना जनरेट करेगा? 42.2 किलोवाट्स. PAC ड्रॉ हॉट एयर रिटर्न्स इनटू द इवेपोरेटर. हीटर गर्म होगा, अब क्या करेगा? PAC है गर्म हवा को खींचेगा, खींच करके इवेपोरेटर पे ब्लो करेगा. अब जो हमारा इवेपोरेटर के अंदर में रेफ्रिजरेंट है वो हीट को एब्जॉर्व करेगा और वो जो हीट को एब्जॉर्व करेगा फिर उसी ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. अब बात करते हैं कि एज ए कंसल्टेंट व्हाट यू हैव टू वेरीफाई बिफोर स्टार्ट ऑफ द टेस्ट. चलिए, हमारा काम क्या है? इलेक्ट्रिकल वोल्टेज चेक करना कि 3 फेज है तो कितना आ रहा है, वेरीफाई फ्रीक्वेंसी, रेफ्रिजरेंट चार्ज है या नहीं करेक्टली, एयर फिल्टर क्लीन होना चाहिए, कॉइल क्लीन होना चाहिए, और जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे में ऊपर में PAC में जो हम लोग सेंसर्स लगा के रखे हैं, ये सेंसर्स T+RH है. तो हमारा काम है वेरीफाई करना कि वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं है. उसके बाद में जब हम लोग टेस्ट चालू करेंगे तो टेस्ट चालू करने के बाद में 100% लोड बोले तो 42.2 किलोवाट डाल करके देखेंगे कि एक्चुअल CFM कितना डिलीवरी कर रहा है एज पर द डिज़ाइन. ठीक है. अब हमें ये चेक करना है, इन TDS में लिखा रहता है कि रिटर्न एयर टेम्परेचर कितना पे डिज़ाइन किया गया है, सप्लाई एयर टेम्परेचर कितना पे डिज़ाइन किया गया है. जब ये सारा सेटअप रेडी हो जाएगा फिर हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट स्टार्ट करेंगे. अच्छा, अब परफॉर्मेंस टेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारा काम क्या है? ये परफॉर्मेंस टेबल है जो टेबल में दिखा रहा हूँ. इस परफॉर्मेंस टेबल में देखिए हमारे दिखा गया एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एक्चुअल में जब हम लोगों ने मेजर किया है तो 24.2 डिग्री आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टेम्परेचर है हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रहा है, मतलब अच्छा परफॉर्म करना. अब बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों का जो डिज़ाइन है वो डेटा हॉल के लिए है और डेटा हॉल में सिर्फ सेंसिबल लोड होता है क्योंकि IT इक्विपमेंट्स है, उसके लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं. ठीक है. अब आगे चलते हैं. आप देखो हमारा जो एक्सपेक्टेड सप्लाई टेम्परेचर की बात करते हैं कितना? 14.2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक्चुअल कितना आ रहा है? 13.2
2 डिग्री से। इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लाई एयर जो है हमारे डिजाइन वैल्यू से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, हमारा जो कॉइल है, इवेपोरेटर है, वो हीट को रिड्यूस कर रहा है कितना, 14.2 की जगह पे 13.2, मतलब परफॉर्मेंस इज ऑसम। अब बात करते हैं, देखिए बाजू की टेबल में जो CFM है, CFM कितना दिखा रहा है, 7,200 CFM हमको एक्चुअल डिजाइन है, लेकिन जब हम लोगों ने मेजर किया है ये CFM मीटर से तो हमको कितना आया, 7,280 CFM। इसका मतलब ये है हमारा जो सिस्टम है वो EC फैन है। मतलब ये हुआ कि जो आपका EC फैन है हमारे रिक्वायरमेंट से ज्यादा एयर फ्लो डिलीवरी कर रहा है। ठीक है, करेक्ट एयर फ्लो इज इसेंशियल बिकॉज कूलिंग लोड टोटली डिपेंड ऑन द CFM एंड द डेल्टा टी। उसके इन दोनों पैरामीटर से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो यूनिट है वो बराबर TR दे रहा है कि नहीं, कैपेसिटी दे रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब आपको देखना है कि एम्बिएंट टेम्परेचर, एक्चुअली में जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है वो हम लोगों ने 39 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि हमारा जो आउटडोर यूनिट है वो डिजाइन किया गया है उस टेम्परेचर के लिए, लेकिन अभी जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 29 डिग्री के आसपास है। तो हम क्या करेंगे, बाहर में हीटर बैंक देखिए लगा के रखा हूँ। ये हीटर बैंक क्या करेगा, जो हमारा PAC यूनिट का जो आउटडोर है उसको एक मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगा। दिस इज द सिमुलेटर। इसको एक हम लोग फेक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि हमारा आउटडोर एक्चुअल में जब वहां पे इतना टेम्परेचर होगा तो काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कूलिंग कैपेसिटी की। तो डिजाइन कूलिंग कैपेसिटी कितना, 42.2 किलोवाट, अगर इक्विवेलेंट टू 12 TR हो गया। एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू कितना, 44.36 किलोवाट। ठीक है, सिंस एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी जो है एक्सीड कर रहा है डिजाइन रिक्वायरमेंट से, मतलब PAC जो है सक्सेसफुली पास और परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, अब बात करेंगे कि हाउ कूलिंग कैपेसिटी इज मेजर्ड। हम लोग कूलिंग कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं जो कि अलग अलग तरीका से निकालते हैं, बट कूलिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मेनली 3 पैरामीटर्स। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखे होंगे MCP डेल्टा T, मास फ्लो रेट, डेल्टा T मतलब सप्लाई और रिटर्न टेम्परेचर, और CFM। तो कॉन्सेप्ट की बात यह है कि अगर TR निकालना हो तो हमें 3 पैरामीटर चाहिए, CFM चाहिए, रिटर्न एयर कितना आ रहा है, मतलब लोड के बाद वो कितना रिटर्न लेके आ रहा है एक्चुअल, एंड वो और लोड कम मतलब कि टेम्परेचर कम हो, सप्लाई टेम्परेचर यानी कि डेल्टा T। इनके विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर वी विल कैलकुलेट आवर TR। अब हम लोगों ने ये TR निकाल दिया है, MCP डेल्टा T फार्मूला आपको पता ही है, उससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए जो PAC एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि कूलिंग कैपेसिटी है वो डिजाइन से एक्सीड होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एयर फ्लो होना चाहिए विद इन अलाउबल टॉलरेंस है, चलो 5% प्लस माइनस कम होगा तो भी चलेगा। पावर कंजम्पशन है वो रिमेन विद इन स्पेसिफिकेशन। अगर पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा तो PU वैल्यू, हमारे प्रोजेक्ट का अगर PU वैल्यू का मतलब क्या था, पावर यूजेज इफेक्टिवनेस, वो है 1.2। अगर वो 1.2 से ज़्यादा होगा तो हमारे प्रोजेक्ट का SLA ब्रीच कर जाएगा, तो वो भी हमको मेजर करना है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सेंसर्स प्रोवाइड एक्यूरेट रीडिंग, कंप्रेसर फैंस बराबर चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं कंक्लूजन का। डिजाइन कैपेसिटी 14.2 है, एक्चुअल कैपेसिटी 44.36 है, डिजाइन CFM 7200 है, एक्चुअल CFM 7280 है, डिजाइन रिटर्न 24 है, एक्चुअल रिटर्न 24.2 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से हमारा HVAC सिस्टम पास होता है। तो एज ए कंसल्टेंट यू हैव टू वेरीफाई एट लैब कि आवर PAC डिजाइन इज एक्चुअली परफॉर्मिंग आवर मोर देन आवर डिजाइन। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे चिलर के साथ या कोई अदर इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस निकालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट ऑल HVAC systems related to data centers, so subscribe my channel. Thank you so much.